भाषानामा के इस फेसबुक पेज पर जो साथी जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों के साथ जो बातचीत के लिए विषय तय हुआ है उस विषय पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा आरंभ कर रहा हूं। आज मुझसे हिंदी गज़ल का विकास और उसके विस्तार पर बात करने को कहा गया है। तो आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा गज़ल के विकास, हिंदी गज़ल के विकास पर कर लेते हैं और उसके बाद हिंदी गज़ल में जो नए प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों पर थोड़ी बातचीत करेंगे। मुझे अंदाज़ है मेरा कि आज बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़े होंगे, ख़ास करके एमए के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी आज जुड़े होंगे। ये पेज भी उन्हीं लोगों का है। तो मैं आज जो बातें करूँगा वह उन्हीं लोगों को ध्यान में रखकर बातें करूँगा कि वह जो हिंदी में गज़ल की परंपरा है उस परंपरा से जुड़े, खुद को जोड़ें और उसको जानें। सामान्यतया यह कहा जाता है कि गज़ल एक विदेशी विधा है और बाहर से आई हुई विधा है और इसकी जड़ें हिंदुस्तान में नहीं हैं। तो इस बात को हम लोग आज समझेंगे। 2 मिनट में कुछ आरंभिक बातें करूं, क्योंकि जिन लोगों ने गज़ल के बारे में पहले कभी कोई चर्चा नहीं सुनी है, मुझे भी नहीं सुना है, उन लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जो गज़ल है यह अरबी के कसीदे से पैदा हुई। अरबी में जो कसीदे लिखे जाते थे जिसमें प्रशस्ति होती थी, जैसे हमारे यहाँ भारत में जो कवि थे, आदिकालीन कवि थे जो अपने राजाओं के विषय में उनकी प्रशस्ति लिखते थे, उनकी तारीफ़ें, उनकी वीरता, उनका ऐश्वर्य इत्यादि, उसमें उनका रूप गुण वर्णित होता था। उसी तरह से कसीदे में राजाओं महाराजाओं की तारीफ़ होती थी। यह कसीदा नाम की विधा जब फ़ारसी में आई तो फ़ारसी के कवियों ने उनमें से कुछ शेरों को अलग किया जो सौंदर्य परक थे। तो सौंदर्य परक शेरों को, जिनको वहाँ तस्बीब का शेर कहा जाता है, तो उन तस्बीब के शेरों को अलग किया जिनमें प्रेम, सौंदर्य, पराक्रम इत्यादि होता था, जिसमें शराब वगैरह का वर्णन होता था, जिसमें जवानी का वर्णन होता था। तो ऐसे शेरों को अलग करके उन्हें गज़ल नाम दिया। तो यह गज़ल विधा जो थी वो वहाँ से हिंदुस्तान आई थी और हिंदुस्तान में उसके जो आरंभिक गज़ल गो हैं, गज़लकार हैं, वह अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो हिंदी के भी आरंभिक कवि हैं और उर्दू के भी। अमीर खुसरो ने हिंदी में गज़ल में कुछ नए प्रयोग किए थे, जैसे उन्होंने उसको सूफ़ी दर्शन दिया और एक तो उन्होंने उसे दर्शन से जोड़ा। जब यार देखा नैन भर दिल गई चिंता उतर, ऐसा नहीं कोई अजब राखे उसे समझाए कर, जब आँख से उझल हुआ तड़पन लगा मेरा जिया, हक्का इलाही क्या किया आंसू चले भर राय कर, तू तो हमारा यार है तुझ पर हमारा प्यार है, तुझ दोस्ती पिसियार है, एक शब्द मिलो तुम आए कर।
तो इस तरह की गज़लें लिखी। और उन्होंने हिंदी के शब्दों के साथ, खास करके ब्रजभाषा के शब्दों के साथ उन्होंने अरबी फ़ारसी के शब्दों को मिलाकर एक नई ज़मीन तैयार की थी। जब वो जे हाल मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा नदारा मैजां लल्ले हुकाएँ लगाए चतियाँ, इस तरह की पंक्तियाँ लिख रहे थे। और सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। तो ये इस तरह की गज़लें अमीर खुसरो ने लिखी। और अमीर खुसरो के बाद कबीर के यहाँ कुछ गज़लें दिखाई पड़ती हैं जिनकी चर्चा बार बार होती है। कबीरदास ने हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। इस आज़ाद शब्द को लेकर थोड़ी बातचीत हुई और कुछ लोगों ने इसमें परिवर्तन किया। रहें आज़ाद या जग में, इसमें ये किया उसको रहें आबाद या जग में। कुछ लोगों ने ये किया, कुछ लोगों ने ये किया रहें या जाए इस जग में। हमें लगता है रहें या जाए ये ज़्यादा अच्छा लगता है। रहें या जाए इस जग में हमन दुनिया से यारी क्या, जो बिछड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी क्या। तो खुसरो, कबीर और थोड़ा सा आगे आने के बाद प्यारेलाल शौकी एक कवि हुए जिन्होंने प्रेम की, भक्त की कविताएं बहुत सारी लिखी। और प्यारेलाल शौकी ने गज़लें भी लिखी जिनकी गज़लों की चर्चा सामान्यतया नहीं की जाती है। वो जब कह रहे थे कि ये जहांगीर के समकालीन थे प्यारेलाल शौकी, और इन्होंने बाह्य आडंबरों का बड़ा विरोध किया अपनी गज़लों में। जैसे जब वो कह रहे थे जिन प्रेम रस चाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, जिन इश्क में सर ना दिया सो जग जिया तो क्या हुआ, जोगीन जंगम से बड़ा रंगलाल कपड़े पहन के वाकिफ़ नहीं इस हाल से, कपड़ा रंगा तो क्या हुआ, जीव में नहीं पीका दर्द बैठा मखायश होए कर, मन का रहत फिरता नहीं सुमिरन किया तो क्या हुआ। तो ये जो मध्यकाल के कवि हैं, इन कवियों में कई ऐसे हैं जो गज़ल लिख रहे थे, उनकी चर्चा नहीं होती। हम लोग अगर चाहें तो केशवदास की रामचंद्रिका में ऐसे कई स्थल हैं जो पूरी तरह से गज़ल तो नहीं है, लेकिन गज़ल की बहर में बहुत सारी पंक्तियाँ कही गई हैं। मीराबाई के पदों में गज़ल जैसी पंक्तियाँ हमको दिखाई पड़ती हैं, वो गज़ल नहीं कह सकते उनको। एक कवि हुए जिनकी चर्चा सामान्यतया नहीं हुई, वो थे चंद्रभान ब्राह्मण। चंद्रभान ब्राह्मण जो थे, इनका समय था 1575 से 1666। 1575 से 1666 समय है चंद्रभान ब्राह्मण का। और यह वली दकनी से पहले हुए थे। जब वली दकनी, मीर जौक और गालिब और ये लोग जब लिख रहे थे, इनसे पहले चंद्रभान ब्राह्मण लिख रहे थे और बहुत अच्छे गज़लकार थे। ये चंद्रभान ब्राह्मण जो थे, उन्होंने बहुत सारी अच्छी गज़लें लिखी हैं और ये बड़े विद्वान थे संस्कृत और फ़ारसी के। और शाहजहाँ ने दारा शिकोह को इनके पास पढ़ने के लिए भेजा था। दारा शिकोह को चंद्रभान ब्राह्मण ने साहित्य, संस्कृति और कला की शिक्षा दी थी और उन्होंने बहुत सारी गज़लें लिखी। जो अब वो गज़लें जो हैं, चूँकि परंपरा जिस तरह की थी गज़ल की, उसी भाषा में लिख रहे थे, मिली जुली ज़बान में। खुदा जाने ये किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, खुदा जाने ये किस शहर अंदर हमन को लाए डाला है, न दिलबर है न साकी है न शीशा है न प्याला है, पिया के नाम की सुमिरन किया चाहूँ करूँ कैसे, न तस्बीह है न सुमिरन है न कंठी है,
माला है। तो काफ़ी गज़लें हैं उनकी मेरे पास। तो चंद्रभान ब्राह्मण ने इस तरह की गज़लें लिखी। तो एक कड़ी जो है हिंदी गज़ल में, अगर कोई चाहे देखना चाहे, इनके अलावा भी हैं। इनके अलावा एक संत तुलसीदास हुए थे हिंदी साहित्य में। एक संत तुलसीदास हुए थे। ये जो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हैं मानस के रचनाकार, उनसे अलग एक संत तुलसीदास हुए थे जिन्होंने भक्ति की कविताएं लिखी हैं। तो संत तुलसीदास भी उसी समय थे जब ये प्यारेलाल शोकी वगैरह लिख रहे थे। उन्हीं दिनों संत तुलसीदास हुए थे। उन्होंने भी गज़लें लिखी हैं और बेहतरीन गज़लें लिखी हैं। तो मध्यकाल में सामान्यतया जिन लोगों ने नई चीज़ों को पढ़ा समझा है, नहीं जानते हैं, वह सीधे सीधे सपाट ढंग से कह देते हैं कि अमीर खुसरो के बाद कोई हिंदी में गज़लकार नहीं है। तो गज़लकार हैं, लेकिन हमने उनकी तलाश नहीं की, उनको जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए जो नए अध्येता हैं, नए विद्यार्थी हैं, अब उन लोगों को ये करना होगा, हम लोग जो जितना संभव है कर रहे हैं, उन्हें ये करना होगा कि बीच की कड़ियों को तलाशना होगा, इस पर अध्ययन करना होगा और पांडुलिपियाँ देखनी होंगी और तमाम सारी जो पुरानी पुस्तकें हैं, ख़ास करके आधुनिक काल में, जहाँ से भारतीय युग के बाद और आज़ादी से पहले एक लंबा दौर है बीच का, जिसमें प्रतिरोध के स्वर को गज़लें ज़्यादा बहुत प्रखर होकर उठा रही थीं और बहुत सारी गज़लें प्रतिबंधित की गईं। जिस तरह से प्रेमचंद वगैरह की कहानियाँ प्रतिबंधित की जा रही थीं, जिस तरह से तमाम कवियों को बहुत बचा के लिखना पड़ रहा था, क्योंकि सुभद्रा कुमारी चौहान वगैरह की कविताओं में हम वो झलक देखते हैं। तो उन दिनों सबसे ज़्यादा अगर प्रतिबंधित साहित्य देखेंगे तो गज़लों का साहित्य है। मेरे सामने 20-25 गज़लकारों की गज़लें यहाँ मेरे सामने रखी हुई हैं इस समय, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करने वाली गज़लें लिखी हैं। उन्होंने, इन गज़लकारों ने गांधी जो संघर्ष चलाए हुए थे, संघर्ष छेड़े हुए थे, उस संघर्ष का समर्थन कर रहे थे। गांधी के खद्दर आंदोलन का समर्थन कर रहे थे और गांधी जी के चरखे का समर्थन कर रहे थे। तो चरखे के माध्यम से, खद्दर के माध्यम से उन दिनों जो कविताएं हिंदी में लिखी जा रही थीं, जो खास करके छायावाद वाला समय है, छायावाद और प्रगतिवाद वाला समय है, उस दौर में 1925-30-35 के आसपास कई गज़लकार ऐसे हुए जिनकी गज़लें प्रतिबंधित की गई थीं। उनमें से मैं एक दो की को आपको सुनाता हूँ कि ये जो, मतलब उसमें एक लंबी सूची है मेरे सामने, उन सबको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इनमें एक गज़लकार हुए थे चतुर्वेदी शैलेंद्र, जो त्रिशूल उपनाम से लिखा करते थे, जिन्होंने गांधी पर बहुत सारी कविताएं लिखी। मतलब जो बाद में पुस्तकों की तलाश हुई और किताबें प्रकाशित हुई, एक राकेश पांडे नाम के एक विद्वान हैं, जिन्होंने प्रवासी संसार और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंधित साहित्य में गांधी नाम से पुस्तक संपादित की। उस पुस्तक में बहुत सारी गज़लकारों की गज़लें उस दौर की रखी गई हैं, जो स्वराज्य में गीतांजलि नाम से और ये सब प्रकाशित की गई थी। और आगे चलकर उसे दुर्गा प्रसाद खत्री ने प्रकाशित कराया था, काशी से ही लहरी प्रेस से वो किताब छपी थी। तो उसमें चतुर्वेदी शैलेंद्र जो हैं, उनकी एक गज़ल की 4 पंक्तियाँ देखिए आप। मुल्क दिल का है शहंशाह हमारा गांधी, माल से जान से सिवा जान से प्यारा गांधी, स्वर्ग में जब से सिधारे हैं महाराज तिलक, मादरे हिंद का है एक सहारा गांधी, लोग समझेंगे कि है ईश्वरी संकेत यही,
कौम को आज जो कर देगा इशारा गांधी। मतलब गांधी अगर इशारा कर देंगे तो उसे ईश्वर का संदेश मानकर हमारे देश के लोग निकल पड़ेंगे। इसी तरह प्रकाश उपनाम से एक गज़लकार थे जो प्रकाश तखल्लुस से लिखा करते थे। उनका मूल नाम पता नहीं चला, लेकिन प्रकाश नाम उनकी गज़लों में मिलता है। और इस तरह की उनकी 5-6 गज़लें मिली हैं जिसमें वह प्रकाश तखल्लुस से गज़ल लिख रहे थे और प्रतिरोध का स्वर उसमें ब्रिटिश हुकूमत के प्रति दिखाई पड़ता है। जैसे वो कहते हैं, भारत के शेर जागो बदला है अब ज़माना, प्यारे वतन को इस दम आज़ाद है बनाना, मत बुज़दिली को हरगिज तुम पास दो फटकने, आखिर तो दम अदम को होगा कभी रवाना, स्वतंत्र देवों के अब जल्दी बनो उपासक, निज पूर्वजों का तुमको गर नाम है चलाना। तो ये इस तरह से मैं सबकी चर्चा नहीं करूँगा, मैं ये बता रहा हूँ कि बीच में कड़ियाँ हैं उसकी, जिसको बहुत सारे लोग जो हिंदी गज़ल का विरोध करने वाले लोग हैं वो लोग स्वीकार नहीं करते, वो जानते ही नहीं। इसलिए अभी पिछले दिनों 15-20 दिन पहले जामिया मिलिया के लोगों ने एक परिचर्चा रखी थी जिसमें डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह पूरी तरह से हिंदी गज़ल पर एक वाक्य नहीं बोल रहे थे और बार बार वो पलट कर भाग कर जाकर वहाँ हम गालिब गालिब चिल्ला रहे थे। तो वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि हिंदी में कोई किसी ने गज़ल लिखी है। वो एकदम आंख बंद कर ली थी उन्होंने। तो जब कोई पढ़ेगा ही नहीं, जानेगा ही नहीं, तो फिर उसकी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब शुरू से ही कोई ठान लेगा कि हमें विरोध ही करना है, हम नहीं मानेंगे कि हिंदी में गज़ल है, तो उसकी बात ही अलग है। तो पूरी परिचर्चा के दौरान वो लगातार कूद कर अखाड़े से बाहर जाकर कभी बाल पर, कभी शेर पर, कभी गेसू पर, कभी यही सब बतियाते रहे। तो इसलिए मैं हिंदी के विद्यार्थियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी गज़ल की जो कड़ी है दुष्यंत कुमार से पहले, वह कमज़ोर नहीं है। बीच वानगी के तौर पर मैं कुछ गज़लें बीच बीच में आपको थोड़ी सी उस ज़मीन को तैयार कर रहा हूँ और इस तरह से मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग बात करते हैं तो सरसरी तौर पर पीछे की चर्चा करके इधर आज की उपलब्धियों पर हम आकर केंद्रित हो जाते हैं। लेकिन आज मैं चाह रहा हूँ, चूँकि छात्रों के मुखातिब हूँ, इसलिए मैं आज चाहता हूँ कि उस कड़ी को छात्र जाने। 30 मार्च 1931 को मुन्ना लाल वर्मा प्रकाश नाम से गज़लें छपी थीं और ये गज़लें प्रतिबंधित कर दी गई थीं। ये इन गज़लों को के संपादक को इसको नष्ट कर दिया गया था, इन किताबों को, और उनका संपादन किया था पंडित अवध बिहारी लाल शर्मा विमल ने, लखनऊ से किया था, और रचनाकार थे मुन्ना लाल वर्मा प्रकाश। अब आप देखिए, मैं कुछ पंक्तियाँ 3-4 पंक्तियाँ पढ़कर सुनाता हूँ। गए हैं कृष्ण मंदिर गांधी जी कौम के खातिर। गांधी जी कृष्ण मंदिर गए हैं, मतलब जेल गए हैं। गांधी जी जेल गए तो गए हैं कृष्ण मंदिर गांधी जी कौम की खातिर, तो तन मन धन से हो हमको फिक्र इनके छुड़ाने की, अगर यह चरख फिर जाए तो फिरने दो उसे, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर फिक्र हो चरखा चलाने की। विदेशी कपड़ों को अपने वतन से दूर तुम कर दो, तुम्हारा ध्यान हो खद्दर स्वदेशी के बनाने की। ये पूरी लंबी गज़ल है। तो खद्दर को लेकर, चरखे को लेकर बहुत लिखाया गया। खद्दर पर इसी प्रकार उनकी एक दूसरी रचना है, वतन की गुलामी छुड़ाएगा खद्दर, गरीबों की इज्जत बचाएगा खद्दर, हिंदू है ताना मुसलमान बाना, बिनावट में दोनों को लाएगा खद्दर, लड़ा लंका शायर मरा मानचेस्टर, विदेशी की धज्जी उड़ाएगा खद्दर, जो कोई भी खद्दर से नफरत करेगा उन्हें भूत बनकर सताएगा खद्दर, कहे गांधी बाबा जो पहनोगे खद्दर, तो शीघ्र स्वराज दिलाएगा खद्दर। तो ये जो इस तरह की गज़लें हैं, ये गज़लें मोहनलाल अरमान कानपुर के रहने वाले थे, उनकी इस तरह की गज़लें हैं। तो ये जो इस तरह की गज़लें हैं, बीच की कड़ी को ये गज़लें जोड़ती हैं। और इसके अलावा उन दिनों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गज़लें लिखी थीं। उनसे पहले उनके पिता
गिरधर दास जी ने गज़लें लिखी थी। तो ये गज़लें इस तरह की काफ़ी लिखी गई। बाद में बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, श्रीधर पाठक को हिंदी के विद्यार्थी ठीक से जानते हैं। वो कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है, ये गज़ल ही है। हरिऔध ने गज़लें लिखी हैं। राह पर उसको लगाना चाहिए, जात सोती है जगाना चाहिए। मैथिली गुप्त ने पर्याप्त गज़लें लिखी हैं। इस देश को है दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। तो हमने बेताब की एक मतलब राम नारायण बेताब एक कवि हुए थे, तो जिन्होंने महाभारत नाम से नाटक लिखा था और बहुत सारे लोकप्रिय नाटक लिखे थे। उन्होंने भी भक्ति की गज़लें लिखी थीं। बहुत हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊँ मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊँ मैं। लगाना भोग कुछ तुमको ये है, ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सबको सब जग को, उसे कैसे खिलाऊँ मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चाँद और तारे, महा अंधेर है तुमको अगर दीपक दिखाऊँ मैं। इसी तरह से जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जो त्रिशूल नाम से लिखते थे, उनकी गज़लें चर्चित हैं। वो उनकी ये गज़ल बड़ी चर्चित हुई थी, वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहान होगा, इलाही वो भी दिन आएगा जब अपना राज देखेंगे। जब अपनी ही ज़मी होगी, जब अपना आसमां होगा, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो जगदम्बा प्रसाद मिश्र ने गज़लें लिखी थीं और राम प्रसाद बिस्मिल ने गज़लें लिखी थीं। उनके नाम से कई गज़लें चर्चित हैं। वो उनकी गज़लों को बहुत सारे लोग जानते हैं। बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए हैं अक्सर पैकरे ईसार फांसी से। लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथखड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। तो प्रसाद जी की गज़लों को हिंदी के विद्यार्थी जानते हैं। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में बहुत सारी गज़लें लिखी हैं, और जिन नाटकों को मतलब चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त में उन्होंने बहुत सारी गज़लों का प्रयोग किया है। वो गज़ल उनकी है, एक देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न है अब कुछ, दांव पर आपको न हारोगे। कुछ करोगे कि बस सदा रोकर, दिन हो देव को पुकारोगे। वो उनकी गज़ल, या वो जो एक गज़ल बड़ी बार बार उद्धृत की जाती है, सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं, बुराई कर रहे हैं और अस्वीकार करते हैं। उन्हें अवकाश ही इतना कहाँ है मुझसे मिलने का, किसी से पूछ लेते हैं यही उपकार करते हैं। ये लंबी गज़ल है, वो जिसमें अंत में कहते हैं प्रसाद उनको न भूलो तुम्हारे जो कि प्रेमी हों, न सज्जन छोड़ते उनको जिन्हें स्वीकार करते हैं। तो प्रसाद जी की गज़लें, निराला की गज़लें, निराला की तो पूरी पुस्तक है, बेला में उनकी गज़लें संग्रह हैं, निराला संग्रहित हैं। तो निराला की जिन्हें गज़लें लिखी हैं वो भेद खुल जाए वो सूरत हमारे दिल में है, देश को मिल जाए जो पूंजी तुम्हारी मिल में है, या उनकी वो गज़ल जो किनारा वो हमसे किए जा रहे हैं, दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं, जड़े थे सुहागिन के मोती के दाने, वही सूत तोड़े लिए जा रहे हैं। ये गज़ल राग विराग में भी है, किनारा वो हमसे किए जा रहे हैं, दिखाने को दर्शन दिए जा रहे हैं। उसमें कुछ बहुत अच्छे शेर हैं। वो खुला भेद विजयी कहाए हुए जो लहू दूसरों के पिए जा रहे हैं। तो जो विजेता हैं, जो विजयी कहलाने वाले लोग हैं, जो अपने जीवन में आज सफल कहे जा रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने दूसरों का लहू पिया है। जो लहू पीने वाले हैं वो ज़्यादा संपन्न हैं। निराला अपनी गज़लों में इस तरह की स्थितियों की बार बार चर्चा करते हैं।
तो छायावाद के दौर में काफ़ी गज़लें लिखी गईं और उनके बाद एक पूरी लंबी परंपरा है जिसमें जानकी वल्लभ शास्त्री, बलवीर सिंह रंग, शमशेर त्रिलोचन रामावतार त्यागी और गोपाल दास नीरज, इन लोगों ने अच्छी गज़लें लिखी हैं दुष्यंत कुमार से पहले। तो ये मतलब ये सभी के सभी जो रचनाकार हैं वो जानकी वल्लभ शास्त्री जो छायावाद के अंतिम दिनों के रचनाकार थे, जो निराला जी के बड़े प्रेम पात्र थे, स्नेह पात्र थे। और निराला की राम की शक्ति पूजा का पाठ जो लोग बहुत बढ़िया करते थे उनमें एक जानकी वल्लभ शास्त्री थे। तो जानकी वल्लभ शास्त्री उसका पाठ अच्छा करते थे। वो ये जो सुमन जी उनके उसका पाठ बहुत बढ़िया करते थे। तो जानकी वल्लभ शास्त्री ने गज़लें भी लिखी और अन्य कविताओं के अलावा उनको लंबी उम्र मिली थी और भारत सरकार की पद्मश्री उन्होंने ठुकरा दी। स्वाभिमानी व्यक्ति थे, बिहार के मुजफ्फरपुर में रहते थे, बड़े रचनाकार थे। लेकिन विडंबना ये होती है कि जो कवि पाठ्यक्रमों में नहीं होते हैं विद्यार्थी उनको नहीं जान पाते हैं। वो उनकी गज़लें वो जिन्होंने हो तुम्हें देखा नयन वे और होते हैं कि बनते वंदना के छंद क्षण वे और होते हैं, ये बड़ी चर्चित गज़ल है उनकी। या गुलशन न रहा गुलची न रह गई कहानी फूलों की, महमह करती सी वीरानी आखिरी निशानी फूलों की। तो जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने बेहतरीन गज़लें लिखी हैं और बलवीर सिंह रंग की गज़लें भी बहुत चर्चित रही हैं। बलवीर सिंह रंग को सुनकर बहुत सारे लोगों ने लिखना सीखा था, गज़ल लिखना सीखा था। बलवीर सिंह रंग, अभी मैं इन दिनों उन पर डॉक्टर उर्मिलेश की गज़लों पर लिख रहा हूँ, तो मैं देख रहा था कि उन्होंने स्वीकार किया है कि बलवीर सिंह रंग को सुनकर ही मैंने गज़ल लिखना आरंभ किया था। और उनकी कोशिश मैं कर रहा था, ये उर्मिलेश जी कहते हैं कि मैं उनके जैसा लिखूं। तो हिंदी, विशुद्ध हिंदी में लिखने की कोशिश की थी बलवीर सिंह रंग ने और बेहतरीन गज़लें उनकी। वो जब न कुछ दे सका प्रीति पीयूष तो अब उपेक्षा भरा विष निकल जाइए, जब न कुछ दे सका प्रीति पीयूष तो अब उपेक्षा भरा विष निकल जाइए, व्यर्थ सारा मनस्ताप मेरा गया कोई पत्थर न कह दे पिघल जाइए। फिर उसमें एक शेर आता है कि जिनको हमने बना कर के घर दे दिया वही कहते हैं घर से निकल जाइए। तो रंग जी की गज़लें हैं और उसी क्रम में शमशेर बहादुर सिंह की गज़लें आती हैं। शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी के विद्यार्थी उनकी कविताओं के कारण जानते हैं, क्योंकि उनकी कविताओं की ही चर्चा की गई, कविताएं पाठ्यक्रमों में रखी गईं और उनकी गज़लों की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम कभी कभी जानकर भी जानना नहीं चाहते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह की गज़लों की चर्चा नहीं की गई तो विद्यार्थी नहीं जानते हैं। लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ने गज़ल को एक नई जिंदगी दी। जो जिस तरह से दिनकर जो कल्पना की उड़ान में कविता थी उसको ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी कविता को ज़मीन पर लाने का आह्वान कर रहे थे, उसी तरह से शमशेर बहादुर सिंह जो हैं वह गज़ल में हकीकत को लाने का प्रयास कर रहे थे। जब वो कह रहे थे हकीकत को लाए तख़य्युल से बाहर, मेरे मुश्किलों का जो हल कोई लाए, कहीं सर्द खून में तड़पती है बिजली, ज़माने का रद्दो बदल कोई लाए। तो वो उनके अंदर वो कश्मकश थी, वो बेचैनी थी कि जो कल्पना की दुनिया में लोग भटक रहे हैं रचनाकार, वो ज़मीन पर आवें और हकीकत की बातें करें। और उन्होंने अपनी गज़लों में ये काम किया। उन्होंने एक तो उनके यहाँ वो पारंपरिक शायरी भी थी, उसकी समझ थी बहुत बढ़िया उनको,
जो फारसी की शायरी थी उसके वो बहुत अच्छे मर्मज्ञ थे शमशेर बहादुर सिंह। और हिंदी की जो ज़मीन थी, हिंदी में जो यथार्थवादी परंपरा थी कविता की, वह भी उनके पास थी। तो शमशेर ने दोनों तरह की गज़लें लिखी। वो जब कह रहे थे कि राजनीतिक टिप्पणियाँ भी कर रहे थे गज़लों में, राह तो एक थी हम दोनों की, आप किधर से आए गए, हम तो लुट गए पिट गए, आप तो राजभवन में पाए गए। तो ये जो अवसरवाद राजनीति में पनप रहा था, इसकी तरफ वो संकेत करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रेम की गज़लें उन्होंने, खूबसूरत गज़लें शमशेर बहादुर सिंह ने, कभी राह में यूं ही मिल लेने वाले, कहाँ कभी राह में यूं ही मिल लेने वाले, बड़े आए हैं मेरा दिल लेने वाले। तो ये इस तरह की प्रेम की भी गज़लें उन्होंने, लेकिन उनकी गज़लें बहुत सारी हैं और मुझे चूँकि आगे बढ़ना, इसलिए उनकी रुक कर बहुत चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। और उन्हीं दिनों ये रामावतार त्यागी लिख रहे थे, त्रिलोचन शास्त्री लिख रहे थे। त्रिलोचन शास्त्री की गज़लें भी चर्चित हुई थी। और रामावतार त्यागी ने जो आम आदमी है उसके जीवन से संबंधित गज़लें लिखी थी। वो जब एक शेर उनका बड़ा चर्चित हुआ था रामावतार जी का, बेटी किसी गरीब की शायद नहा रही, फोटो खड़े मचान से लेने लगे हैं लोग। बेटी किसी गरीब की शायद नहा रही, फोटो खड़े मचान से लेने लगे हैं लोग। तो इस तरह के शेर उन्होंने कहे। और नीरज जी, एक बहुत बढ़िया शेर रामावतार जी का और मुझे ध्यान में आ रहा है, वो एक उनका शेर है बड़ा खूबसूरत सा, ये माना चेक पर हस्ताक्षर मैं कर नहीं पाता, ये माना चेक पर हस्ताक्षर मैं कर नहीं पाता, मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखता हूँ। खूबसूरत शेर है ये। गोपाल दास नीरज को हम सभी जानते हैं। नीरज अपने गीतों के लिए, अपने मुक्तकों के लिए, अपनी रुबाइयों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने बेहतरीन गज़लें लिखी नीरज ने। लेकिन हिंदी के विद्यार्थियों के सामने वो चीज़ें नहीं आई। आरंभिक कक्षाओं में जो उनकी एक रचना जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, वो गीत आ गया तो वो गीत तो बच्चों को याद है, लेकिन बाकी जो नीरज ने लिखा पढ़ा वो सब हमारे ध्यान में नहीं रहता है। उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक चेतना की भी गज़लें लिखी और प्रेम के रचनाकार तो थे ही। जैसे आज़ादी के बाद जो उम्मीदें लोगों ने की थी वो जब पूरी नहीं हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमने सोचा था तुम आए तो बाहर आएगी, हमने सोचा था तुम आए तो बाहर आएगी, किसको मालूम था फूलों में ही टन जाएगी। हम जहाँ खड़े हैं वो ऐसी जगह है यारो, एक तनिक बात से तस्वीर बदल जाएगी। तो ऐसी गज़लें नीरज ने कहीं, या वो अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। तो ये इस तरह की गज़लें भी। और वो बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी भी यहाँ हमने बदचलन देखा। लुटेरे डाकू भी अपने पे नाज करने लगे, उन्होंने आज जो संतों का आचरण देखा। तो नीरज की गज़लों को भी पढ़ा जाना चाहिए। एक विद्यार्थी को मैंने नीरज पर काम कराया था पिछले दिनों। तो नीरज ने प्रेम की गज़लें तो लिखी ही हैं, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुंबन की तरह। तो ये सब गज़लें उनकी काफ़ी चर्चित हुई और काफ़ी सराही गई। तो एक परंपरा हिंदी गज़ल में दुष्यंत से पहले, रामदरस मिश्र भी दुष्यंत से पहले लिख रहे थे। डॉक्टर रामदरस मिश्र जो अभी संयोग से हमारे बीच में है, 97 साल की उम्र हो गई है उनकी, और वो अभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और स्वस्थ हैं, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे। उन्होंने
तमाम गज़लें लिखी हैं, तो उनकी गज़लों के 3 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और रामदरस जी की कई गज़लें बहुत प्रशंसित हैं। एक गज़ल जो अक्सर सबको याद आती है, जिसमें वो व्यक्ति के क्रमिक विकास को रेखांकित करते हैं। एक भला आदमी कैसे परिश्रम करता है, अपनी निष्ठा से, अपने श्रम से कैसे क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसको उन्होंने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया है। उसमें बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी पहुँचा मगर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे। और एक शेर मुझे जो बहुत पसंद है, जिसकी मैं चर्चा अक्सर कर देता हूँ प्रसंगवश की, वो व्यक्ति किस तरह से अपनी ज़मीन से, अपनी जड़ों से जुड़ा होता है, और जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है वह हमेशा हरा भरा रहता है। जब वो कहते हैं कि जमी गांव की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे, तो जमी गांव की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। बहुत प्यारी गज़ल है। तो रामदर्श मिश्र ये सारे लोग दुष्यंत कुमार से पहले लिख रहे थे। तो मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी में गज़ल की काफ़ी मजबूत कड़ी है। अध्ययन के अभाव में चूँकि उस तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिलाया, इसलिए ध्यान नहीं गया। तो जिन लोगों ने अध्ययन किया उनका ये दायित्व है कि वह हमारे विद्यार्थियों को उस परंपरा से जोड़ें और उनके भीतर इस बात को पनपने का अवसर दें, यह वातावरण बनाएं कि वो उन चीज़ों को पढ़ें, लिखें, तलाशें, उन पर शोध कार्य करें। उन पर शोध कार्य करने की ज़रूरत है। तो यह जो परंपरा चली आ रही थी, वह जब दुष्यंत कुमार के पास आई, दुष्यंत कुमार हिंदी के प्रतिष्ठित कवि थे और सूर्य का स्वागत उनकी कविताओं का संग्रह छप चुका था और नई कविता के दौर के महत्वपूर्ण कवि थे वह। लेकिन जो देश के हालात थे, 70 के आसपास की जो परिस्थितियां थीं, हम सभी जानते हैं कि 60 के बाद से आज़ादी के प्रति मोहभंग शुरू होने लगा था। 62 में वह मोहभंग अपने चरम पर था। 62 में जो चाइना के साथ युद्ध हुआ और देश की जो दुर्दशा हुई, उससे तत्कालीन नेतृत्व के प्रति लोगों का मोहभंग हुआ और हिंदी कविता में नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आए। बहुत सारे कवियों ने उस दौर के ऐसी कविताएं लिखी जिनमें आत्मघाती प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। वो उस पर ठहर कर बात करने के लिए अवसर नहीं है। और बहुत सारे लोगों के मन में मसीहा बनने का भी विचार आया और बहुत सारे काव्य आंदोलन चलाए गए, जिनमें से कोई बचा नहीं, कोई काव्य आंदोलन चला नहीं। तो 62 से लेकर 67-68 तक उस तरह के तमाम आंदोलन चले थे और 67 में नक्सलबाड़ी का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने फिर एक नई दिशा दी। हिंदी में जनवादी कविता का दौर शुरू हुआ, जनवादी गीतों का, गज़लों का दौर शुरू हुआ। और 70 के आसपास जो देश की स्थितियां थीं, जो आसाम की स्थितियां थीं, जो पंजाब की स्थितियां थीं, जब गोरख पांडे खूनी पंजा कविता लिख रहे थे, जब आगे चलकर नागार्जुन ने सत्य नाम की कविता लिखी थी, सत्य को लकवा मार गया है, तो ये कविताएं, ये जब स्थितियां थीं और सारे देश में एक भयानक असंतोष था, तो वह असंतोष और जो लोकतंत्र, आज़ादी, ये सब सारी चीज़ें थीं, इसको लेकर के मोहभंग जैसी स्थितियां पैदा हो रही थी, सरकारें दमन पर उतारू हो गई थीं। तो दुष्यंत कुमार का मोहभंग हुआ और उन्होंने यह कहा कि हमारे एक तो अच्छा कविताएं खूब लिखी जा रही थी, लेकिन जो कविताएं लिखी जा रही थीं, दुर्भाग्य से वो कविताएं जनता के बीच में नहीं जा रही थीं। कवि, जैसे आज के हालात भी उससे अलग नहीं है। आज फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर चीज़ें डालकर हम खुश हो लेते हैं कि हमने लिख दिया, हमारी बात पहुंच गई।
उन दिनों की ये सब भी नहीं था, तो कवि लिख रहे थे, दो दो चार चार का समूह बनाकर आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, और वह कविता जनता तक नहीं जा रही थी। तो दुष्यंत कुमार चिंतित थे कि हमारे समय के जो कवि नई कविता के नाम पर कविताएं लिख रहे थे, यद्यपि नई कविता का मामला 50 से 60 तक का ही है, लेकिन उसके बाद की कविता को भी लोग नई कविता ही कहते रहे। जो साठोत्तरी कविताएं हैं उनको भी नई कविता ही कहते रहे। दुष्यंत का आशय मुक्त छंद की कविता से था। तो जो मुक्त छंद की कविताएं लिखी जा रही हैं, कवि उसमें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं कि हम अपनी कविता के माध्यम से समाज को बदल देंगे। लेकिन दुष्यंत कहते कि लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक हमारे समय में एक ही तरह की कविताएं बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। मुझे लगता है कि 2 दर्जन कवि एक ही कविता को लिख रहे हैं। ये दुष्यंत कुमार कह रहे थे। तो और ये कह रहे थे कि दावा तो ये होता है कि हम अपनी कविता के माध्यम से समाज को बदल देंगे, लेकिन वह जो कविता समाज में जा ही नहीं रही है, जो जनता तक जा ही नहीं रही है, उससे समाज बदल कैसे जाएगा। तो यह चिंता थी। इस पर मैं ठहर कर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। चिंता दुष्यंत कुमार की यह थी कि हमारे समय में जो कविता लिखी जा रही है वह कविता जनता तक नहीं जा रही है। वह चिंता इस समय हम लोगों की भी है कि जो कविताएं लिखी जा रही हैं वह कविता जनता तक नहीं जा रही हैं, और वह कविता कवियों तक भी नहीं जा रही हैं। वह कविता किसी इधर के तमाम कवियों को अपनी खुद की कविताएं याद नहीं है। इसलिए नहीं याद है कि उनमें से ज़्यादातर कविताएं लय और छंद में नहीं है। लय और छंद में होने से कविता हमको याद होती है, वह दीर्घजीवी बनती है। कविता को लंबा जीवन मिलता है लय और छंद से। उससे पिछले 60, 70, 80 सालों की कविता बुरी तरह से कट गई, और कट गई तो जिंदगी से भी कटी। तो दुष्यंत इस बात से चिंतित थे, इसलिए वह मुक्त छंद के एक स्थापित कवि होने के बावजूद अपनी कविता से संतुष्ट नहीं थे, और उन्होंने गज़ल की तरफ देखा। इस पर लंबी चौड़ी बातें की हैं उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसी विधा चाहता था जिसके माध्यम से मैं अपनी बात जनता तक पहुंचा सकूं, और उन्हें उस समय गज़ल सबसे उपयुक्त विधा लगी। उन्होंने ऐसी गज़लें लिखी जिसमें हमारे समय का जो सच है, जो यथार्थ है, वो व्यक्त हो। जैसे जब वो कह रहे थे कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। पहला शेर है इसका कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। यह एक नए ढंग का प्रस्थान बिंदु था। हिंदी में जो गज़लें लिखी जा रही थीं, आरंभ में उनमें से बहुत सारी आध्यात्मिक और सूफियाना अंदाज की थीं। बीच में वो आज़ादी के संघर्ष से जुड़ती हैं। भारतेंदु युग से लेकर दुष्यंत के पहले तक, आज़ादी तक की जो गज़लें हैं, जिनमें अभी मैंने जानबूझकर गांधी और चरखे से संबंधित कई गज़लों के शेर सुनाए, वह आज़ादी से जुड़ती हैं वो गज़लें। आगे चलकर जो युग की प्रवृत्ति होती है वह हर विधा में प्रकट होती है। तो जो कविता की, हिंदी कविता की जो केंद्रीय चेतना थी, वह सभी विधाओं में, वह नवगीत में भी आगे चलकर व्यक्त हुई, वह गज़ल में भी व्यक्त हुई, वह पारंपरिक गीतों में भी परिवर्तित होती हुई सी दिखाई पड़ती। देशभक्ति के गीत लिखे जा रहे थे। तो दुष्यंत कुमार ने गज़ल को घर में प्रवेश कराया। एक बात यह जाननी चाहिए कि जो गज़ल की परंपरा थी, जो उर्दू में गज़लें लिखी जा रही थीं, वह उनका मूल स्वर दूसरा था। जिंदगी कहीं कहीं झांकती है। हम लोग उर्दू साहित्य का इतिहास पढ़ाते समय चर्चा करते हैं कि कहीं कहीं एकाध शेर मिल जाते हैं जहाँ जीवन धड़कता है, लेकिन जो मूल स्वर है वह सौंदर्य और प्रेम से ही संबंधित है। तो उससे बाहर वो चीज़ें नहीं आ रही थीं। और गज़ल जो है वह नर्तकियों के
गानों में और उनके नृत्य में प्रयोग हो रही थी। गज़ल जो है वो दरबारों से जुड़ी हुई थी, दरबारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। तो गज़ल के पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, तो पैरों में घुंघरू जो मुजरे कर रही थी गज़ल और गज़ल गायिकाओं के प्रति आकर्षण तो था, लेकिन उनके प्रति सम्मान नहीं था। मुजरे करने वाली के प्रति आकर्षण था, उनसे प्रेम किया जा सकता था दूर से, उन पर गज़ल लिखी जा सकती थी अगर चिलमन से कहीं कुछ दिखाई पड़ गया तो, लेकिन उन मुजरे करने वालियों को घर में लाने का साहस नहीं था। तो हिंदी में गज़ल को इज्जत मिली, गज़ल की ज़मीन बदली और हिंदी में गज़ल हमारे घर में आई। ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। ये काम दुष्यंत के पहले से हो रहा था, ये काम निराला भी कर रहे थे, ये शमशेर बहादुर सिंह और त्रिलोचन शास्त्री भी कर रहे थे, और यह काम जानकी वल्लभ शास्त्री इत्यादि भी कर रहे थे, नीरज भी कर रहे थे अपने ढंग से। दुष्यंत कुमार ने उसको ऐलानिया तौर पर घोषित किया, और उन्होंने जब ये कहा था कि हम मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। तो गज़ल की भूमिका बदल गई। गज़ल मनोरंजन का साधन नहीं रही, वो नहीं रही जिसको मैंने एक बार कहा था कि राजमहलों में पाला गया था इसे, आज है झोपड़ी की दुलारी गज़ल। मंचलों ने पिन्हाए थे घुंघरू इसे, माँ बहन की सी है आज प्यारी गज़ल। तो जो तबले की थापों पर ठुमके लगाने वाली गज़ल थी, उस गज़ल का स्वरूप परिवर्तित हुआ, उसे इज्जत मिली, मर्यादा मिली, और वह गज़ल न केवल हमारे घर में बाइज्जत आई, हम उसको अपने परिवार के साथ सुनने सुनाने लगे, पढ़ने लगे, बल्कि वह हमारी चेतना की वाहिका बनी, हमारे संघर्ष की वाहिका बनी। वो हमारे साथ संघर्ष मसाले लेकर गज़ल खड़ी हुई। जब बल्ली सिंह चीमा करे थे, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, तो गज़ल की भूमिका बदलने लगी। वो दुष्यंत ने आपातकाल के दिनों में, जब देश पर आपातकाल थोप दिया गया था, जब अभिव्यक्ति प्रतिबंधित कर दी गई थी, उस समय वो कह रहे थे कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देख कर हैरान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। उसी गज़ल में वो कहते हैं, मुझ में रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है। तो एक कवि अपने युग का प्रतिनिधित्व कर रहा था, अपने युग की वेदना को वाणी दे रहा था। तो दुष्यंत अपने युग की वेदना को वाणी दे रहे थे और बता रहे थे कि ये ठीक वही समय है जब हिंदी कविता में धूमिल लिख रहे थे। धूमिल अपनी कविताओं में इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो हर गज़ल अब सल्तनत के नाम एक बयान है, ये दुष्यंत कुमार कह रहे थे। और देश पर आपातकाल लगा हुआ था, और तमाम सारे लोग जो थे, देश के जो प्रबुद्ध लोग थे वो जेलों में थे, जो प्रतिपक्ष में खड़े लोग थे वो जेलों में थे। तो जब सारे देश को हवालात में तब्दील कर दिया गया था, ऐसे में एक शायर बोल रहा था, और वह कह रहा था कि एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। तो जयप्रकाश नारायण जो थे वह पटना के गांधी मैदान में निकल पड़े थे और लाखों जनता उनके समर्थन में खड़ी थी। तो बूढ़ा आदमी उनको दिखाई पड़ा था और एक उम्मीद बंधी थी। और फिर वह एक गज़ल दुष्यंत कुमार ने इंदिरा गांधी को संबोधित करके लिखी थी। इसको, उस गज़ल को तो लोग जानते हैं, ये नहीं जानते कि ये गज़ल इंदिरा गांधी के लिए लिखी गई थी। उनकी रचनावली जब दुष्यंत की आई तो ये इस बात का पता चला। आदरणीय विजय बहादुर सिंह जो विदिशा वाले हैं, जो भोपाल में रहते हैं, उन्होंने संपादन किया है। तो उसमें वो एक गज़ल है कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो अब यह गज़ल जो है
कि पहले आप लोगों ने तो आश्वासन बड़े दिए थे, जिस तरह से आजकल आश्वासन बड़े दिए जाते हैं, दिए जा रहे हैं, तो कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय हुआ था कि हर घर में रोशनी होगी, हर घर में दीपावली होगी, हर घर में खुशियाँ आएंगी। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, कहाँ शहरों में भी अभी खुशहाली नहीं आई है। तो यह प्रश्न कर रहे थे, एक सवाल कर रहे थे। तो गज़ल अब जुल्म के खिलाफ खड़ी होकर, जुल्म के रूबरू खड़ी होकर सवाल कर रही थी और फिर आह्वान किया था कि हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसमें जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। तो दुष्यंत कुमार देश की स्थिति बदलना चाहते, सूरत बदलने की कोशिश कर रहे थे। जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे। अभिव्यक्ति जो हमारी है, जब भी कोई तानाशाह अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता खतरे में देखता है तो सबसे पहले वो अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है, वह बुद्धिजीवियों पर आक्रमण करता है, वह शिक्षित समाज की आज़ादी को छीनने की कोशिश करता है, वो हमारी भाषा की, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनना चाहता है। दुष्यंत के समय में भी यही हुआ था, लेकिन दुष्यंत चुप नहीं हुए थे। एक बड़ा रचनाकार चुप नहीं होता है। तो दुष्यंत ने आवाज़ उठाई और कहा ये सब कुछ है, ठीक है, लेकिन प्रतिरोध तो कायम रहेगा। नारा लगाया कि कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दुष्यंत कुमार ने, जब निस्तब्धता छाई हुई थी, जब खामोशी थी, जब अभिव्यक्ति रोक दी गई थी, उस समय एक जोरदार पत्थर उछाला था और उससे एक खलबली मचा दी थी। तो एक शायर ही ये काम कर सकता है, एक रचनाकार ये काम कर रहा था। फिर वो परिंदे अब भी पर तोले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं। तो वो अपने शब्दों से हवा में सनसनी घोल रहे थे। तो दुष्यंत की बहुत सारी गज़लें ऐसी हैं जिनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। जो तत्कालीन संसद थी, उस संसद की चर्चा करते हैं। वो यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये सब, ये सारा, ये जब ये बातें करते हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दुहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। जिस तरह से योजनाओं का, जिस तरह से धनराशि का बंदर बांट होता है हमारे देश में, जनता तक चीज़ें नहीं पहुँचती। ये बात दुष्यंत बहुत पहले से देख रहे थे और इस बात को कह रहे थे। तो ये बातें, या जब वो यथार्थ का चित्रण करते हैं, आम आदमी का चित्रण करते हैं, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए, जले जो रेत में तलवे तो मैंने ये देखा बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। तो दुष्यंत की गज़लों में उनका समय बहुत तेज आवाज़ में बोलता है। उनके समय का दर्द, उनके समय की पीड़ा सुनाई पड़ती है। इसीलिए वह जुल्म की आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं। वो जब कहते हैं कि जनता को भी ललकारते हैं, केवल सत्ता को ही संबोधित नहीं करते हैं, जनता से भी सवाल करते हैं कि इतना सहना, इतना चुप रहना, मौन रहना, सब कुछ बर्दाश्त कर लेना, ये कहीं से ठीक नहीं है। जब वो कह रहे थे तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन नहीं। तो जनता को भी धिक्कार रहे थे, ललकार रहे थे। और यहीं तक नहीं ललकार रहे थे, वो ये भी कहते थे कि ज़रा सा तौर तरीक़ों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कॉलर हो आस्तीन नहीं।
तो दुष्यंत की बहुत सारी गज़लें, चूँकि हम लोगों को याद है, दुष्यंत की गज़लें अच्छी हैं इसलिए हमें याद है, और चूँकि हमारा मन भी लगता है इसलिए हमें याद है। तो दुष्यंत पर बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है, लेकिन दुष्यंत जब लिख रहे थे तो उनके कई समकालीन मित्र, कई गज़लकार बहुत अच्छी गज़लें लिख रहे थे दुष्यंत के समकालीनों में। उनमें सूर्यभानु गुप्त अच्छी गज़ल लिख रहे थे, सूर्यभानु गुप्त लिख रहे थे। अभी हमने डॉक्टर उर्मिलेश का नाम लिया, उर्मिलेश बढ़िया गज़ल लिख रहे थे। माधव मधुकर अच्छी गज़लें लिख रहे थे। हनुमंत नायडू लिख रहे थे। भवानी शंकर ने बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं। तो ये सारे लोग लिख रहे थे। उन्हीं दिनों एक बड़ा चर्चित शेर कहा था डॉक्टर उर्मिलेश ने, जिस शेर को बार बार उद्धृत किया जाता है लेकिन गज़लकार का नाम नहीं बताया जाता है, लोगों को पता भी नहीं होता है। वो गज़ल वो जिसमें वो कहते हैं कि परिंदों में कोई फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। बड़ा चर्चित शेर है। परिंदों में कोई फ़िरका परस्ती क्यों नहीं होती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। उर्मिलेश का शेर है। उर्मिलेश का एक शेर और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो तीर था आँख थी निशाना था, तीर था आँख थी निशाना था, सबकी जद में हमें ही आना था। तो आम आदमी ही सबका शिकार होता है, जो सामान्य जन है वही हर प्रकार के निशाने का केंद्र होता है। तो ये उर्मिलेश वगैरह, जो माधव मधुकर ने बहुत सारी गज़लें अच्छी लिखी उन दिनों, वो शेरजंग गर्ग ने, शेरजंग गर्ग की चर्चा नहीं हो पाती है। ये बड़े लोग हैं जो बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं। जब पूछ लिया उनसे कि किस बात का डर है, देखो कितना बढ़िया शेर है। जब पूछ लिया उनसे कि किस बात का डर है, कहने लगे ऐसे ही सवालात का डर है। जब पूछ लिया उनसे कि किस बात का डर है, कहने लगे ऐसे ही सवालात का डर है। हर चीज में बिगड़े हुए अनुपात का डर है, फौलाद की औलाद में जज्बात का डर है। तो ये शेरजंग गर्ग की गज़लें हों या माधव मधुकर की गज़लें हैं, उस दुष्यंत कुमार के बाद जो लोग थोड़े से आगे बढ़कर जो लोग अच्छा लिख रहे थे, सोचेंगे कैसे आग पर पानी को छोड़कर, हम देखते हैं चीज़ों से चीज़ों को जोड़कर। ये जो द्वंद्वात्मक तरीका है, जब हम आग की चर्चा करेंगे तो पानी की भी चर्चा आएगी। तो सोचेंगे कैसे आग पर पानी को छोड़कर, हम देखते हैं चीज़ों से चीज़ों को जोड़कर। आंधी के बाद तुम जरा बरगद को देखना, रख देंगी ये हवाएं कलाई मरोड़ कर। तो माधव मधुकर हुए या कमल किशोर श्रमिक उस पीढ़ी के लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत तेजस्वी गज़लें लिखी। तो इन लोगों ने, इन सारे लोगों ने बहुत अच्छी गज़लें लिखी। उनके बाद वही दौर था जब थोड़ा सा बाद में कुंवर बेचैन आते हैं। तो कुंवर बेचैन के 10-12 संग्रह हैं उनकी गज़लों के। पिछले दिनों कोरोना काल में वो हमारे बीच से चले गए। बेहतरीन गज़लें लिखी उन्होंने। प्रेम और सौंदर्य की भी अद्भुत गज़लें लिखी, जो कालजयी बन गई कई गज़लें। अपने मन में ही अचानक यूं सजल हो जाएंगे, क्या खबर थी आपसे मिलकर गज़ल हो जाएंगे। ये किसे मालूम था यह वक्त भी आ जाएगा, आप मेरी ज़िंदगी के राशिफल हो जाएंगे। तो यह गज़ल भी, इस तरह की गज़लें भी, या और जो समाज का अंतर्विरोध है उस तरह की गज़लें भी कुंवर बेचैन लिख रहे थे। जहाँ पर व्यक्ति की औकात से दौलत बड़ी होगी, महल तनकर खड़े होंगे झुकी हर झोपड़ी होगी। तुम ही सोचो कि मुँह तक रोटियाँ क्यों आ नहीं पाई, तुम्हारी ही कलाई में कहीं कुछ गड़बड़ी होगी। तो ये भी गज़लें रोमांटिक ढंग की अद्भुत गज़लें लिखी हैं। प्रेम और सौंदर्य की अद्भुत गज़लें कुंवर बेचैन ने लिखी। आज
उनकी अनुपस्थिति में हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। अक्सर वो हमारे साथ होते थे, बीएचयू के कार्यक्रमों में होते थे वो। बताएं हम तुम्हारे होठ क्या हैं, ये दो मिसरे हैं रूमानी गज़ल के। अद्भुत है ये शेर। बताएं हम तुम्हारे होठ क्या हैं, ये दो मिसरे हैं रूमानी गज़ल के। या उनका वो, जब हम आज बाजारवाद की चर्चा करते हैं, और बेचैन कह रहे थे कि प्यार पूजा घर था पहले, इन दिनों बाजार है, जिसको देखो वो ही बिकने के लिए तैयार है। उसका एक शेर और बड़ा बढ़िया है इस गज़ल का कि वो, मेरे घर से तेरे घर तक एक खुशबू की लकीर, मेरे घर से तेरे घर तक एक खुशबू की लकीर, खींच दी जिसने उसी का नाम शायद प्यार है। तो उनकी बहुत सारी गज़लें मुझे याद हैं। तो दालान में हैं अब भी अंधेरों की लुटेरों की टोलियाँ, भीतर की कोठरी से कोई खिलखिला न दे, जैसे भी हो बचाए रखो खुद को ए कुंवर, कोई तुम्हारे खून में पानी मिला न दे। इस अंदाज की गज़लें कुंवर बेचैन लिख रहे थे। और इन लोगों से थोड़े से बाद में हमारे सामने आते हैं अदम गोंडवी। अदम गोंडवी, बल्ली सिंह चीमा, ये दो रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने गज़ल को गांव से जोड़ा। गांव गज़ल जो शहरों में थी, दुष्यंत कुमार के यहाँ गज़ल को भारतीय ज़मीन मिली, दहकता हुआ यथार्थ मिला, एक बहुत तेजस्वी स्वर मिला, अभिव्यक्ति मिली। लेकिन उनकी ज़्यादातर गज़लें शहरी ज़िंदगी की गज़लें हैं, नागर जीवन की गज़लें हैं। अदम गोंडवी गज़ल को लेकर गांव में आए। अदम के यहाँ गज़ल गांव में आई। होरी और धनिया और प्रेमचंद के तमाम पात्रों को माध्यम बनाकर अदम गोंडवी ने गज़लें कहीं, और वो गज़लें किसान जीवन की गज़लें बनी। अदम गोंडवी की जो गज़लें हैं, उन गज़लों में उन्होंने किसानों का दुख दर्द व्यक्त किया और ये कहा कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल मासूक के जलवों से वाकिफ़ हो चुकी, अब उसे बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। या अदब गर जिंदगी के दायरे से दूर होता है, तो वह तहजीब के सीने में एक नासूर होता है। रवायत आहनी जंजीर बन जाती है पाँव की, बगावत के लिए इंसान तब मजबूर होता है। तो इस तरह की धारदार गज़लें अदम गोंडवी ने लिखी। तो अदम गोंडवी के यहाँ गज़ल गांव का दर्शन करती है, और गांव की जो विभीषिका है, गांव की जो ज़िंदगी है, गांव में जो अलग ढंग का शोषण है, जो दबंगई है, उसका चित्रण अदम अपनी गज़लों में करने लगते हैं। और वहाँ वो पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं, सवाल करते हैं व्यवस्था के लोगों से कि जो सिमट कर रह गई है, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में। तो रोशनी जो फाइलों में उलझी हुई है, वो गांव तक आए, इसकी चिंता अदम गोंडवी को थी, इसकी चिंता बल्ली सिंह चीमा को थी, इसकी चिंता हम लोगों की गज़लों में है, शिव कुमार पराग की गज़लों में ये चिंता है, और ये चिंता मधुरिमा सिंह की गज़लों में है, ये भावना की गज़लों में है, भावना श्रीवास्तव की गज़लों में है, ये मनीष श्रीवास्तव की गज़लों में है, और बहुत सारे लोग जो लिख रहे हैं, ओम प्रकाश यति वगैरह के यहाँ, ये ओम प्रकाश यति ने बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं। वो हमारा जो समय है, इस समय पर बहुत अच्छी गज़लें लिखी हैं। ये कुछ नमक से भरी थैलियाँ खोलिए, फिर मेरे घाव की पट्टियाँ खोलिए, बहुत बढ़िया शेर है। कुछ नमक से भरी थैलियाँ खोलिए, फिर मेरे घाव की पट्टियाँ खोलिए, भेज सकता है कागज़ के बम भी कोई, ऐसे झटके में मत चिट्ठियाँ खोलिए, जिसको बिकना है चुपचाप बिक जाएगा, यूँ सरेआम मत मंडियाँ खोलिए। तो ओम प्रकाश यति की ये गज़लें हों, या और भी बहुत सारे लोग
कमलेश भट्ट कमल ने बहुत बेहतरीन गज़लें लिखी हैं, हरे राम समीप ने अच्छी गज़लें लिखी हैं, माधव कौशिक की चर्चा हम लोग कर सकते हैं, और बाद की पीढ़ी के बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हमें लगता है कि मैंने सोचा तो था कि मैं गज़ल के में जो नए प्रयोग हुए हैं, नई अंतर्वस्तु आई है गज़ल में, जो स्त्री की चिंता आई है, जो बड़े बूढ़ों वृद्धों की चिंता आई है, जो बच्चों की समस्याएं आई हैं, हिंदी गज़ल में जो पर्यावरण की चिंता, जो पहाड़, नदी, जंगल, चिड़िया और पशु पक्षियों की चिंता है, ये सब चिंता, पर्यावरण के प्रदूषण की चिंता है, ये सब गज़ल में आई है। इनकी चर्चा भी होनी चाहिए। जो किसान, कविता में किसान उपेक्षित है, ये ध्यान रहे, लेकिन जब आप गज़ल की तरफ जाएंगे तो वहाँ किसान खूब अपनी समग्रता में दिखाई पड़ेगा। किसानों की चिंता, उनका संघर्ष, उनका श्रम, उनका पसीना, उनका खून गज़ल में दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने सोचा तो था कि मैं इधर की जो नवीनतम प्रवृत्तियाँ गज़ल में विकसित हो रही हैं उनकी चर्चा करूँगा। लेकिन चूँकि मैं अपने विद्यार्थियों से पहली बार गज़ल पर बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा था कि वो अपनी परंपरा को जाने, वो हिंदी गज़ल की परंपरा को जाने। यद्यपि मैं कई नाम देख रहा हूँ लगातार कि हिंदी के कई प्रतिष्ठित गज़लकार यहाँ जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, जो पराग जी जुड़े हुए हैं, भावना जी जुड़ी हुई हैं, प्रतिभा गुप्ता वगैरह जुड़ी हैं। तो ये लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो सोचा तो था कि इनकी इधर तक चर्चा करूंगा, इन प्रवृत्तियों की चर्चा करूंगा और इनके शेरों को उद्धरण के रूप में आपके सामने सुनाऊंगा। लेकिन आज उसके लिए अवकाश नहीं है। मैं जब समय देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि हम लोग लगभग 1.5 घंटे के करीब बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं, और आप लोगों की थोड़ी सी तड़प बनी रहे तो अच्छा रहेगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि रुकूं और किसी दिन मैं आप लोगों के साथ गज़ल की जो नवीन प्रवृत्तियाँ हैं इन पर चर्चा करूँ। 1 घंटा 1.5 घंटा किसी दिन मैं बताऊँगा कि गज़ल के जो आयाम है, वो जो उसका फलक है, जो उसका विस्तार है, वह क्या है। गज़ल, आज की गज़ल ने न केवल हमारी भारतीय जो ज़िंदगी है उसको, बल्कि वैश्विक चेतना को समेटा है। दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो गज़ल के दायरे में न हो। गज़लकारों ने इन सभी विषयों पर गज़लें लिखी हैं, अच्छी गज़लें लिखी हैं। तो मैं किसी दिन गज़ल की नवीन प्रवृत्तियों पर चर्चा करूँगा, और जिन मेरे विद्यार्थियों ने आज के लिए मुझसे कहा कि मैं अपनी बातचीत साझा करूं, अपने अनुभव आप लोगों को बताऊं, वो सभी विद्यार्थी मेरे धन्यवाद के और आशीर्वाद के पात्र हैं। मैं किसी दिन फिर बात करूंगा। तो आप सभी प्रतिष्ठित रचनाकारों को, साहित्य प्रेमियों को, राजदेव सिन्हा वगैरह जो प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूं, और ये उनसे कहना चाहता हूं कि इस चीज़ को जाने कि गज़ल का मतलब वाह नहीं होता है, सिर्फ वाह भी होता है, लेकिन गज़ल अब हमारे घर आंगन में प्रवेश कर गई है, हमारे खेतों खलिहानों में पहुंची हुई है, और हम अपने घर में अपने अनुभवों को साझा करते हैं, और हमारे सुख दुख की साथी है। हम उसमें हंस लेते हैं, उसमें अपना गम व्यक्त कर लेते हैं, उसमें अपनी बातें कर लेते हैं। गज़ल हमसे हमारी ज़िंदगी की बातें कर रही है, और गज़ल हमारे जीवन जगत को समग्रता में व्यक्त कर रही है। तो उसके प्रति नए दृष्टिकोण के साथ देखने की ज़रूरत है, और पढ़ने की ज़रूरत है, पुस्तकालयों में जाने की ज़रूरत है। इस शहर में हम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और आपके हर शहर में जहाँ से भी आप लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। उनकी पुस्तकें लेकर, उनसे मांग कर पढ़ने की ज़रूरत है। तो एक नया क्षेत्र है। कब तक हम लोग उन्हीं कुछ खास कवियों को पढ़ते रहेंगे? वो हमारे लिए आदरणीय है जिन कवियों को
हम पढ़ते हैं बार बार एक एक विषय पर कई कई सौ बार पीएचडियाँ हो रही हैं, हद हो गई है। अब नए विषयों की तरफ जाना चाहिए। गज़लकार ऐसे कम सैकड़ों गज़लकार हैं। हरे राम समीप ने तो 100 से ज़्यादा लोगों को समकालीन गज़लकार नाम की 4 खंडों में किताब में संपादित किया है। तो ऐसे सैकड़ों गज़लकार हैं जिन पर पीएचडी की जा सकती है। ऐसे गीतकार हैं, नवगीतकार हैं, जनगीतकार हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। वो काम ज़्यादा सार्थक होगा। घिसे पिटे विषयों से थोड़ा बाहर निकलना होगा। तो आज आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।